नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी अद्भुत शख्सियत जिन पर ना केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे रीवा की धरती को भी गर्व है। उन्होंने अपनी गायिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रीवा का नाम रोशन किया है। बाजीराव मस्तानी, सांड की आंख जैसी बॉलीवुड फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज़ से जादू बिखेरने के साथ साथ उन्होंने प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल जैसे मंचों पर भी अपने सुरों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। आइए स्वागत करते हैं रीवा की शान और भारतीय संगीत का गौरव प्रतिभा सिंह बघेल जी का। तो प्रतिभा सिंह बघेल मिसेस भी बोल सकते कैसी हैं आप? ओके, इट्स ओके इट्स ओके। मिसेस प्रतिभा सिंह बघेल कैसी हैं आप? मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। He will recorrect. कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका एक बहुत अच्छे पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वो आप फील कर रहे हो? ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि जैसा आप फील कर रहे हैं हो सकता है मैं उससे ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। लाइक मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ड्रीम कम ट्रू टाइप। बट आपके लिए वो ड्रीम कम ट्रू कब था? जब आप एक नॉर्मल से किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप मिलना चाहते थे? क्योंकि मेरे लिए आप थे। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये मेरा ड्रीम जो मतलब ट्रू हुआ है ये अभी रिसेंटली हुआ है। मेरा एक ड्रीम था रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने का, जो कि लंदन में है। बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वेन्यूज़ में है। और वहाँ पर अभी रिसेंटली मैंने परफॉर्म किया। तारीख थी 17 नवंबर। इसी मंथ में था, मतलब नवंबर में था। तो वहाँ पर परफॉर्म किया। जावेद अख्तर साहब थे और साथ में, मतलब मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक जगह जहाँ परफॉर्म करने की इच्छा थी, जहाँ पर मैं कभी सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा वहाँ परफॉर्म करने का मेरा ड्रीम। मैं 6वीं हिंदुस्तानी फीमेल आर्टिस्ट हूँ जिसने वहाँ पर परफॉर्म किया मेन स्ट्रीम में। सबसे पहले लता मंगेशकर की जी थी। इनको दरकिनार कीजिएगा क्योंकि ये हमारे घर की कुछ सेना है जो बीच बीच में हमें आगाह करती रहेगी कौन आया और कौन जा रहा है। तो इंडियन 6th फीमेल मुझे वहाँ किया गया है। सबसे पहली लता मंगेशकर जी थी जिन्होंने 1972 में परफॉर्म किया था। फिर आशा जी, फिर के.एस. चित्रा जी, फिर श्रेया घोषाल, फिर सुनिधि चौहान और अब मैं। तो मुझे ये बहुत गर्व महसूस हुआ इस बात को सुनकर। वो जो उन्होंने मुझे एक मोमेंटम दिया जिसमें इन ग्रेट्स के नाम लिखे हुए, जैसे एडेल हैं, विटनी ह्यूस्टन हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, इन सब का नाम उस मोमेंटम में लिखा हुआ था और लास्ट में मेरा नाम लिखा हुआ था। तो कैसा फील हो रहा था? ये पढ़कर मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी। ऐसा लगा कि वाकई सपने सच होते हैं। तो जैसी अनुभूति आपको अभी शायद हो रही है पता नहीं, वैसी मुझे हो रही थी उस वक्त। फर्स्ट टाइम कब था जब आप, शुरुआत में तो कुछ नहीं थे, जैसे मैं अभी कुछ नहीं हूँ, ठीक मैं है? अभी भी कुछ नहीं हूँ। मेरे लिए आपके सामने बैठना ड्रीम कम ट्रू। लेकिन आपके लिए वो फर्स्ट टाइम कब था जब आप किसी ऐसे से मिले जिसे आप कभी नहीं मिले, मतलब सपना था कि इनसे एक बार मिल लिया जाए, वो फर्स्ट टाइम? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता है। जब आप एक ऐसी जर्नी पर निकलते हैं जिस सफ़र पे मैं निकली हूँ, जैसे एक म्यूज़िकल जर्नी है, किसी के लिए अलग फील्ड हो सकता है। मेरे लिए म्यूज़िक में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं भगवान की तरह मानती हूँ, जैसे लता जी हैं जिनको मैं कभी मिल नहीं पाई मुंबई में होने के बाद भी, और अब वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, जिनको मैं बहुत पूजती हूँ म्यूज़िकली। उन लोगों से मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि इतना इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकती हूँ, जैसे मधुरानी जी। बहुत सारे लोग उनको जानते ही नहीं हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि जैसे कहते हैं ना, भूतो न भविष्यति, ऐसा वाला
शख्सियत है कि मतलब कभी भी हुआ ही नहीं ऐसा ऐसा इंसान पैदा। ऐसे ही जब मैं हरि जी से मिली थी तो मुझे लगा था, हरिहरन जी से, ऐसे ही जब मैं सोनू निगम जी से मिली थी तो लगा था, ऐसे ही मैं जब शंकर महादेवन जी से मिली थी, और अब ये सब लोग इतना प्यार करते हैं। ऐसे मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से मिली थी तब लगा था, गुलजार साहब से मिली थी तब लगा था, और अब ये सारे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद देते हैं कि लगता है कि अच्छे सही रास्ते पर चल रही हूँ। हाउ म्यूजिक कम इन योर लाइफ? म्यूजिक विरासत कह सकते हैं कि मेरे पिताजी गाते थे, अभी भी गाते हैं। मेरे फोर फादर्स जो भी मतलब प्रोफेशनली नहीं गाते थे कोई भी, लेकिन सब लोग गाने का बहुत शौक था उनको, इंडियन क्लासिकल का बहुत शौक था। फिर उसके बाद भी मेरे जो चाचा जी हैं अभी हाल ही में गुजर गए, और बहुत ही दुखद था हम सब के लिए, श्री विजय बहादुर सिंह जी। नगमा बहुत कमाल का प्ले करते थे। तो उन्होंने एक हमारे घर पे जो कहते हैं ना म्यूजिक को प्रोफेशनली आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया, और तो शायद उन लोगों की वजह से ही मेरे बड़े दाऊ जी, मेरे बड़े पिताजी, फिर पापा, फिर मेरे ये काका साहिब, सभी लोग म्यूजिक में थे। प्रोफेशनली सिर्फ काका थे, तो उनकी वजह से शायद मेरे अंदर भी आ गया। और अब तो काफ़ी लोग हैं। मेरे चाचा जी का बेटा है विनायक, वो भी बहुत अच्छा गाता है, वो भी म्यूज़िक परस्यू कर रहा है। मेरा खुद का भाई है, वो भी बहुत अच्छा गाता है। लेकिन प्रोफेशनली अभी जो है हमारे घर में वो मैं हूँ और मेरा कज़िन है। तो एक छोटी सी कहानी ये है कि ये मेरी मम्मी और मेरे घर के लोग बताया करते थे, जब आपने पूछा कि म्यूज़िक कैसे आया आपकी ज़िंदगी में। बहुत सारे बच्चे जब होते हैं, जब 3-4 साल की उम्र में जब होते हैं तो खेलते हैं या बाहर घूमते हैं या कुछ करते हैं। ऐसा मेरे मम्मी पापा या घर वाले सभी लोग बताते हैं कि जब मैं 3 साल 4 साल की उम्र में थी तो मेरे गांव वाले घर में बहुत बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगे रहते थे। तो वहाँ पर हरिहरन जी के कुछ भजन चल रहे होते हैं, या अनूप जलोटा जी के कोई भजन चल रहे हैं, हरिहरन जी की गज़लें चल रही हैं, या समझ लीजिए गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, इनकी गज़लें चल रही हैं। तो वो सब बच्चे बाहर खेलते थे और मैं वहाँ बैठकर सुनती थी। वहाँ से उन लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि इसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, ये म्यूज़िक सुनती है और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ से भी मुझे लगता है कि ध्यान देना शुरू किया लोगों ने कि इसके अंदर म्यूज़िक है, या परिवार वालों ने। तो मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले की देन है जो मिल गई है। सारेगामा पे कैसे पहुंचे आप? सारेगामा में एक लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड होता है हर साल इंदौर में, तो राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है। वहाँ पर मैं गई थी, और उसके अगले ही दिन सारेगामा के ऑडिशंस हो रहे थे। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे भी ऑडिशन देना है, कि अब यहाँ आए ही हैं तो दे देते हैं, स्पेशली उसके लिए कौन आता, यहाँ से तो हम जा नहीं सकते थे। तो पिताजी ने कहा ठीक है दे आओ। हमने भी सोचा कौन सा एक बार में हो जाना है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने साल प्रिपरेशन करते हैं, और फिर उसके बाद फिर वहाँ गए, और उसके बाद में वापस आ गए। फिर कुछ दिनों बाद फ़ोन आया कि आपको मुंबई आना है। बहुत खुश हो गए कि अरे अब तो मुंबई जाना है, चलो अच्छा है। फिर वहाँ जाने के बाद में लगा कि चलो एक बार टीवी में दिख जाए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है आए कि नहीं आए। फिर टीवी में आ गए, फिर लगा कि अब जब टीवी में आना शुरू हो गए, लोगों को बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। लोग बहुत वोट करते थे उस वक्त। तो फिर मन में ये मतलब होने लग गया बार बार कि नहीं अब आगे जाना है, अब आगे जाना है, अब और मेहनत करनी है, और तब से ये जर्नी शुरू हो गई।